जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो कि कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यानी कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2019, 2018, 2017, 2022 जो मतलब बार बार रिवाइज हुआ करते, उन प्रश्नों को मैंने 20 प्रश्नों को इकट्ठा किया जो बार बार आते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी को इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं, जिससे कि आपकी होने वाली परीक्षा सामाजिक विज्ञान 20 बहुविकल्पी प्रश्न के अंक आपको पूरे के पूरे मिल सकें। तो आइए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। और इस चीज की गारंटी, इस 20 प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो आपके 20 प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं। मैं 2 से 3 वीडियो करा दूंगा, जिसमें कि मैं 20-20 प्रश्न करा दूंगा और सभी मैं महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, और ये मानिए इससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है। आपका विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है ना। सत्र कौन सा है? 2022-23 का ये पेपर है होने वाला आपका। तो हम बात करेंगे अगर समय की। समय सभी लोगों को पता है समय कितना दोस्तों मिलता है। समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, है ना। जो प्रथम मिनट आपको मिलते हैं 15 मिनट, वो सिर्फ प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक, पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसका सही जवाब ढूंढते हैं। देखिए निम्न में से प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित हैं? ठीक ना। इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी है ड्यूक मैटरनिक, ऑप्शन नंबर डी है जूसेपी मेस्सिनी। ठीक ना। ये प्रश्न दिए हुए हैं, इसी में से आपको सही जवाब बताना है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने जब यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन अनसॉल्व उठाया और कई विद्या क्वेश्चन बैंक उठाई, तो देखा ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो मुझे लगा हाँ यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्यों ना इसे आप सभी लोगों को करा दिया जाए। यदि आ जाता है तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक ना। तो आइए इसका सही जवाब आपको बता देते हैं। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक हो जाएगा। मेटरनिक जो थे, ये क्या थे? ड्यूक मैटरनिक। इनका पूरा नाम है दोस्तों ड्यूक मैटरनिक। ये एक ऑस्ट्रियाई राजनेता थे। ऑस्ट्रेलिया अलग होता है, ऑस्ट्रिया अलग होता है। तो ये ऑस्ट्रिया के थे। ठीक ना। तो ऑस्ट्रिया के एक राजनेता थे ड्यूक मैटरनिक। 1815 की जो वियना संधि हुई थी, उसमें इन्होंने कार्यभार संभाला था, इन्होंने इसकी मेजबानी की थी। ठीक ना। अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, बहुविकल्पी प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखते हैं वह प्रश्न आप सभी लोगों के सामने कौन सा प्रश्न मैंने रखा है। तो देखिए ऑप्शन भी आपके सामने आ चुके हैं और क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के सामने। देखिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? जो सत्ता की साझेदारी के लिए बेल्जियम मॉडल तैयार किया गया था, उसका मुख्य मॉडल क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की जाए। मतलब जो जातीय समूह है उनकी आबादी देखा जाए, उसको डिवाइड किया जाए, तो उसके अनुसार उसकी शक्ति दी जाए। ठीक है ना। यह सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। ठीक, संप्रदायों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया। संप्रदायों को उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार कोई साझा नहीं की गई, न की गई। ठीक ना। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसमें इसलिए इसका महत्व यह था कि संप्रदायों को, जो विभिन्न संप्रदाय थे, उनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या दिया गया? इसका जो बेल्जियम मॉडल का मेन महत्व था, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अब हम देखते हैं आज का प्रश्न संख्या। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 आप सभी लोगों को सामने दिए है। 1928 से 1934 के बीच, देखिए 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत जो थी वो 50% गिर गई थी। ठीक ना। 50% गिर गई थी। तो इसका तत्कालिक कारण क्या था? ठीक ना। तो बाढ़ के कारण, सूखे कारण, या महामंदी कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1928 से 1934 के जो बीच दौर था, वो दोस्तों एक बहुत ही महामंदी का दौर था। इसी के कारण गेहूं की जो खपत थी, जो दोस्तों गेहूं की, भारत में गेहूं की कीमत थी, वो 50% तक गिर गई थी। अगर आजकल की रेट देखा जाए तो दोस्तों गेहूं की कीमत 2 गुना 3 गुने रेट पे बिक रही थी। तो उस समय महामंदी का दौर था, यानी कि मंदाई बहुत थी, है ना, सस्तापन बहुत था। इसलिए गेहूं की जो कीमत थी वो 50% महामंदी के कारण गिर गई थी। तो आइए हम चलते प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 आप सभी लोगों को सामने दोस्तों दिया हुआ है। क्या दिया? देखिए ब्रेटन वुड्स, क्या दिया है? ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान
ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्या है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है ना। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान जो है, इसमें 43 जो है देशों की बैठक की गई थी। इसमें 43 देशों की बैठक की गई थी। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान ये आपका अमेरिका में। आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 दोस्तों दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? मतलब अपनी जो सरकार है वो संघीय सरकार है, इसमें से इसका कौन सा लक्षण इससे संबंधित नहीं? देखिए कठोर संविधान दोस्तों है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन या सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों 5 नंबर में जो है ये शक्तियों का केंद्रीकरण है। ये जो है संघीय सरकार का लक्षण इससे संबंधित नहीं है। संघीय सरकार का मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। जल्दी जल्दी सभी प्रश्न कर लेते हैं जिससे कि आपके 20 में से अधिक अंक तैयार हो। तो निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, ऑप्शन नंबर बी भाषा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित सामाजिक जो विभाजन आजकल होता है वो ए और बी दोनों के कारण होता है, यानी भाषा के कारण भी होता है और धर्म के कारण भी होता है। धर्म और भाषा के कारण सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण, सामाजिक विभाजन का अगर मुख्य कारण पूछे तो धर्म और भाषा होती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? ठीक ना, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ऑप्शन नंबर बी स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है समाज जो है आजकल का, इसमें स्त्री और पुरुष के बीच जो है पुरुष की असमान भूमिका दिखाई जाती। असमान मतलब समान भूमिका नहीं दी जाती। लेकिन अब इस पर अपना देश जो है धीरे धीरे कार्य कर रहा है। अब हम देखते हैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो लड़कों के लिए हो और लड़कियों के लिए नहीं हो। अब यहाँ तक देख सकते हैं देश के सर्वोच्च जो पद होता है उस पर भी राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी एक बार उस पर सुशोभित हो चुकी। तो देखिए सर्वोच्च, अब मुख्यमंत्री की बात करें तो एक बार मायावती जी भी इस गद्दी पर उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर सीट पर एक बार बैठ चुकी हैं, कई बार बैठ चुकी हैं। अब तुरंत के दौर में अगर हम ले लें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तो अब जो है स्त्री और पुरुष में असमानता धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन फिलहाल इसका जो सही बात हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 7 का। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जो राष्ट्रवाद था यानी कि सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग सामने जर्मनी है, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस है, ऑप्शन नंबर डी इटली है, सी इटली है, डी ब्रिटेन है। दोस्तों जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय इसी का कारण था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अगर हम फ्रांस की राजधानी आप सभी लोगों से पूछे तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रांस की राजधानी क्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ड्यूक मैटरनिक ने कहा था सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जो है दोस्तों वो कौन है? तो इसका सही जो हो जाएगा जूसेपी मेत्सनी। इसने जो रूढ़वादियों का विरोध करके जड़ से रूढ़वादिता खत्म कर दी थी, इसीलिए ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जूसेपी मेत्सनी को माना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ड्यूक मैटरनिक का मैंने अभी आपको बताया, ड्यूक मैटरनिक से संबंधित एक प्रश्न और ये आ गया ड्यूक मैटरनिक से संबंधित दूसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने दिया हुआ है। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन, जो मृदा होती है यानी मिट्टी होती है, किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे डबल टिक लगा लीजिए, ये आने वाला है एकदम 100% ये मान लीजिएगा। ठीक ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है ये नवीकरण योग्य संसाधन होगा या अनव्य योग्य संसाधन होगा या जैव संसाधन या संभावित? इसमें बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत जैव संसाधन लगा रहे हैं, जैविक अपरदन, जैविक मृदा अपरदन ये सब पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मृदा जो है नवीकरण योग्य संसाधन है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 दिया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही, नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, भी ठीक है। तो उपरयुक्त
में से कोई नहीं, ये तो भाई होगा नहीं। तो ए और बी दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। जो लोकतंत्र है यानी कि संविधान है, वो नागरिकों को समानता को बढ़ावा भी देती है और व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हर एक कार्य करती है, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना। जो पंजाब में भूमि संकुचन होता जा रहा है, इसका मुख्य कारण दोस्तों वहां पर अधिक सिंचाई है, क्योंकि पंजाब देखिए 5 नदियों की भूमि, इसीलिए पंजाब को पंजाब भी कहा जाता है, इसलिए वहां पर सिंचाई लोग अधिक करते हैं, इसीलिए भूमि संकुचन का मुख्य कारण वहां पर अधिक सिंचाई है। प्रश्न संख्या 12 का बी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर, यहाँ मतलब बच्चों की जो मृत्यु दर होती है वो निम्नतम है, बहुत कम है, वहां पर बहुत कम मतलब इसका परसेंटेज है। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल है, ऑप्शन नंबर बी बिहार है, ऑप्शन नंबर सी पंजाब है, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा है। अगर हम केरल की बात करें तो दोस्तों केरल की जो राजधानी है वो क्या है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों, पटना है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और केरल की राजधानी दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। केरल की जो साक्षरता है वो सबसे अधिक है, केरल की भारत में सबसे अधिक साक्षरता जो है केरल की है। भारत में सबसे शिशु मृत्यु न्यूनतम है तो केरल की है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पढ़े लिखे लोग हैं तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर भी बहुत कम होती है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। देखिए सार्वजनिक क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक का मतलब वो सरकारी क्षेत्र जहां पर सभी लोगों का अधिकार है, निजी क्षेत्र मतलब कुछ लोगों तक सीमित रहता है। किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम को स्वामित्व, किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जो हो जाएगा, उद्यम का स्वामित्व से, जो उद्यम का स्वामी होता है उससे संबंधित है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को इसी आधार पर वर्गीकृत यानी कि बांटा गया। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपको ऑप्शन देता हूं, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, या फिर देखिए पहला ऑप्शन भूमि का अनुपजाऊ होना, दूसरा ऑप्शन भूमि का दलदली होना, ऑप्शन नंबर सी भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग करना। तो दोस्तों देखिए उसका भूक्षरण का मतलब भूमि का खराब होना, क्षरण लग जाता है ना, जैसे संक्षारण आपने विज्ञान में पढ़ा हुआ है, सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं भूक्षरण। तो भूमि का अनुपजाऊ जब हो जाता है तो इसको इसी को कहते हैं भूक्षरण। क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता। जो गोंडवाना है इस कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों ये दामोदर घाटी में पाया जाता है, सोन घाटी में पाया जाता है, महानदी घाटी में, सिर्फ और सिर्फ 16 में ऑप्शन नंबर डी यानी चंबल घाटी में गोंडवाना कोयला का जमाव नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी जल्दी से सभी प्रश्न कर लेते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। 17 में जो दोस्तों हो जाएगा जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक मजदूरी। जो भूमिहीन ग्रामीण होते हैं उनके लिए सबसे अधिक विकास का लक्ष्य होता है, अधिक से अधिक मजदूरी करते हैं, अपने घर का पालन पोषण करते हैं, उसी में अपनी सब कार्य चला लेते हैं। और हम चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। देखिए कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका भूतापीय जो ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं। अब आपको दो परंपरागत ऊर्जा और दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम पढ़ लेना है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो दोस्तों देखिए एक में प्रश्न आप सभी लोगों के सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 19 लेकर आ चुका हूं। तू रखा हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो आज मैं दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको कराया अति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान की, ठीक ना। तो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, तैयारी कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके परीक्षा बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप सभी लोगों के सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है तथा
अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उपयोग की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो आप दोस्तों उठा लीजिए बुक और इस प्रश्न को ढूंढ लीजिए एक बार अच्छे से आंसर। अगर मैं बता दूंगा तो आप इस लेसन से संबंधित और प्रश्न नहीं तैयार करेंगे, इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं बताने वाला हूं, ठीक ना। अगर आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते तो मैं समझ जाऊंगा आपने अपने लेसन को अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बस बशर्ते मैं इसीलिए नहीं बताता हूं, और ये लेसन भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक ना। व्यापार संगठन वाला। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 आप सभी लोगों के सामने, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ठीक है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। उपरोक्त तो सभी दोस्तों, इसके चार के चारों जवाब बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण जो होता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव डालता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफी मजबूत थे और काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको करा दिया था। हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं अधिक से अधिक आपको अंक हासिल हो सामाजिक विज्ञान के पेपर में होने वाले 2023 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन सोशल साइंस के संबंधित, तो अच्छे से इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए और जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूं उसको अच्छे से देखिए, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।